बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, एलियन एंड सेडिशन एक्ट, एलियन एंड सेडिशन एक्ट. It was considered again in 1800. Then there came 1889, the Indian Official Secrets Act. Then it was again repealed in 1904. Then there came Official Secrets Act 1923. Let's get started. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया फरहान. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट. क्या है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कहाँ से आया, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके एस्पेक्ट्स हमें क्या कहते हैं. तो चलें ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि आप हैं ऑपरेशन थिएटर में सादिया के. तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा तारीख में, हिस्ट्री में, पास्ट में. तो चले मेरे साथ साथ चलिए, घबराना नहीं है बस आपने. तो देखते हैं हम ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये एक्ट क्यों लगाना पड़ा. आए देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर में चलते हैं, ऑपरेशन करते हैं. तो मैं बनाऊंगी चीज़ों को आपके लिए आसान. बात करते हैं बिल ऑफ राइट्स की. बिल ऑफ राइट्स आया 1790 में आया. नो लॉ, नो लॉ मीन्स नो लॉ, एब्सोल्यूटिस्ट पोजिशन. नो लॉ मीन्स नो लॉ, अब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ द प्रेस. द कांग्रेस शैल मेक नो लॉ अब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑफ द प्रेस. 1790 में बिल ऑफ राइट्स पास हुआ, कांग्रेस ने पास किया. 10 अमेंडमेंट्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई, जिसमें से सबसे पहली बिल ऑफ राइट्स की ये अमेंडमेंट थी. नो लॉ मीन्स नो लॉ. ठीक है, अब ये बिल ऑफ राइट्स पास हो गया और इसकी सारी फाउंडेशन जो थी वो सेल्फ राइटनिंग उस पे थी कि ट्रूथ प्रिवेल्स, कुछ भी हो ट्रूथ प्रिवेल कर जाती है. लेकिन राइट आफ्टर 8 years एलियन एंड सेडिशन एक्ट वाज पास्ड. क्योंकि जो पॉलिसीज़ थी या जो उस टाइम का राज था, उसको जो डर लग गया फ्रांस के साथ, जो फॉरेनर्स की सिंपथीज थी फ्रांस के साथ, उससे डरते हुए एलियन एंड सेडिशन एक्ट पास किया गया राइट आफ्टर 8 years. और इसके अंदर 4 लॉज बनाए गए और उसमें ये कहा गया कि कोई भी राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, कोई भी स्कैंडलस या मैलिशियस राइटिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट, कांग्रेस, इनके अगेंस्ट अगर कोई भी राइटिंग होगी, कोई भी पब्लिशिंग होगी, कोई भी प्रिंटिंग होगी तो वो इलीगल होगी. लेकिन वो अवाम जो अभी अभी रेवोल्यूशन से निकल के आई थी और वो फ्रीडम लेके आई थी इसी स्पीच और इसी एक्सप्रेशन की पाबंदियों की वजह से, वो कैसे मान लेती ये सारी पाबंदियाँ. तो राइट आफ्टर 2 years 1800 में इसको रिकंसीडर किया गया. चलता रहा, जेंजर आ गया. जेंजर के ऊपर जो ट्रायल चला, जिसका जेंजर ट्रायल कहते हैं, बहुत डिटेल है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी. जेंजर ट्रायल आप देख लीजिएगा कि उसको जो है वो जेल किया गया हुकूमत के ऊपर, पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म की वजह से. अब हम बात करते हैं द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की. द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट कहाँ से आया? 1889 में ये पास किया गया. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे टू मजल द वॉइस ऑफ द न्यूज़पेपर्स. उस वक्त 1889 में डिफरेंट लैंग्वेजेस में, सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स आ रहे थे. उन लोगों की जो राज के ऊपर क्रिटिसिज्म थी उसको दबाने के लिए द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास किया गया. और तो चले आए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है क्या. तो सबसे पहले मैंने आपको एक टाइमलाइन बताई है, एक हिस्ट्री बताई है. किसी भी चीज़ की अगर आपको फाउंडेशन नहीं पता तो आप जैसे अन्य कहाँ हैं.
आपको कुछ नहीं पता, आप बस काम भी करते जाना है, लेकिन आपको पता कुछ नहीं है। तो चीज़ें जानने के लिए उनकी फाउंडेशन, उनकी बेस, उनकी जड़ को पकड़ना ज़रूरी है, जैसे कि आज हमने पकड़ा। तो जानेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 क्या है। इससे पहले हमने बात की है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की 1889 की, ठीक है। उसका हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि उसका ऑब्जेक्टिव ये था टू मजल द वॉइस ऑफ न्यूज़पेपर्स, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आ रहे थे, अगेंस्ट द राज कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा, ठीक है। अब इसमें एक अमेंडमेंट की गई 1904 में, जो इटसेल्फ बड़ी स्ट्रिंजेंट थी, वो भी अमेंडमेंट इसमें की गई। अब हमने बात करनी है न्यू वर्जन की। न्यू वर्जन 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जो 1889 का द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं 1923 का जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जहां से ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट निकला है। अब इसका न्यू वर्जन है जो आजकल हम देखते हैं, या जिससे पाकिस्तान और इंडिया में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया, निकाला गया। अब ये न्यू वर्जन क्या कहता है? सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। ये चीजें याद रखनी है, सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन ऑल मैटर्स ऑफ गवर्नेंस। अब यहाँ ऑल मैटर्स और गवर्नेंस, ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। हम पहले सिर्फ इसको ऊपर से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं? अब इसके एस्पेक्ट्स हैं स्पाइंग और डिस्क्लोजर। दो चीज़ें याद रखनी है, स्पाइंग और डिस्क्लोजर। अब स्पाइंग का जो एस्पेक्ट है वो अंडर सेक्शन 3 कहता है कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफिशियल कौन कौन सी होगी, इसकी ये फॉर्म उन्होंने दे दी है। क्या उन्होंने शक्लें बता दी हैं कि कौन कौन सी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी? ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल, आर्टिकल, नोट, डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन, ठीक है। इनकी स्पाइंग करना इलीगल है। डिस्क्लोजर, अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि इनकी अगर डिस्क्लोजर होगी, किसी भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन की, सीक्रेट इंफॉर्मेशन की अगर डिस्क्लोजर होगी, तो कम्युनिकेटर और रिसीवर उन दोनों को पनिश किया जाएगा। अब यहाँ जो चीज़ें जो कंटेस्ट की जा रही हैं, जिनके ऊपर बहस की जा रही है, वो ये है कि ये सीक्रेट क्या है। फॉर्म्स तो बता दी कि ये जी ऑफिशियल कोड होगा, पासवर्ड होगा, स्केच होगा, प्लान होगा, मॉडल होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन कहाँ तक जाएगी? सीक्रेट की, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन कहाँ तक जाएगी? डॉक्यूमेंट को भी फुली डिफाइन नहीं किया गया था 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन थी गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट कभी भी डॉक्यूमेंट को, सीक्रेट को डिफाइन कर सकती थी। 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस करना है पाकिस्तान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो क्या है, और उसके बाद हम जाएंगे राइट टू इंफॉर्मेशन पे। क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इन दोनों के दरमियान क्या कोई तसादुम हुआ है? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? और अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 अमेंडमेंट्स की गई हैं, उसमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन की गई है, उसमें एक एक चीज़ को पकड़कर, क्योंकि उस टाइम पे एक ट्रेडिशनल मीडिया था और आज का न्यू मीडिया है, वो सारा न्यू मीडिया, ब्लॉगर्स सब इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर लाए गए हैं अंडर द एम्बेट ऑफ 2023 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। बट जड़ तो उसकी वही है, 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट।